सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी मुख्तसर सी एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी है और थोड़ी सी कुछ ख़ास बातें हैं जो मेरे बारे में शायद दुनिया ज़्यादा नहीं जानती या फिर मैंने बताया नहीं। मैं शुरुआती दिनों में जब अपनी ज़िंदगी की करियर के तौर पर शुरुआत की थी, तो क्योंकि मेरा बाप एक उद्योगपति था तो मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट था और हमने अपनी शुरुआत की और अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। फिर शायद मेरे और मेरे फादर के बीच में कोई एक शर्त लगी और बहस हुई और नतीजतन मैं अपना छोटा सा शहर छोड़कर जो है बॉम्बे चला गया। और फिर बॉम्बे में मैंने एज ए राइटर, मैं अच्छे कलमकार की तरह, हालांकि जिन दिनों में मैं उद्योगपति था तब भी मैं गज़ल कहता था, लिखता था, पढ़ता था, बहुत कुछ ये सब कुछ चलता था। मगर कभी सिनेमा में जाऊंगा ये नहीं सोचा था। एक वक्त आया, मोड़ आया और मैं बॉम्बे चला गया और यहाँ मैंने अपने लेखन की शुरुआत की। कुछ अच्छे नगमे लिखे, कुछ अच्छी बातें कही, कुछ शुरुआत कर रहा था। ये पसंद कर लिए गए 2-4 म्यूज़िक डायरेक्टर द्वारा और प्रोड्यूसर्स द्वारा जो है साइन भी कर लिया गया। मगर चूंकि मैं एक छोटे शहर से था, छोटे कस्बे से था, तो उतना ज़्यादा, और हमारी छोटी लाइन आप जानते हैं, शामली, कैराना, ये तमाम एक उज्जड़ सा इलाका है। उज्जड़ सा इन द सेंस जो है हम थोड़ा रफ़ एंड टफ होते हैं, हम ऐसे ही लोग होते हैं। कुरुक्षेत्र और ये जो मेरठ के बीच की धरती है ये कुछ इसी तरह की है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग अड़ियल रुख वाले लोग होते हैं। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि एक शालीनता की ज़रूरत है और अगर कोई बात कही भी जा रही है तो उसे बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। अलबत्ता मुझे थोड़ा बहुत जो है अपने लेखन पे घमंड और गुरूर होने लगा और उसके बाद मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली उन्होंने मुझे रिएक्ट तो नहीं किया, बड़े प्यार से मुझे उन्होंने ये एहसास दिला दिया कुछ ही दिनों के अंदर कि आप चाहे जो लिखते हो, हम अगर नहीं चाहेंगे तो आप सिनेमा इंडस्ट्री में एज ए लिरिक राइटर इस्टेब्लिश नहीं हो सकते। बात ये थी कि चलो ये बात मुझे समझ में आ गई कि अब मैंने ढूंढा कि मुझे कौन सा रास्ता पसंद आएगा कि मैं इस अपनी कलम को भी जिंदा रख सकूं। तो फिर मैंने एज ए असिस्टेंट ज्वाइन किया, एज ए डायरेक्टर फील्ड में मैं उतर गया और डायरेक्शन के फील्ड में जाने के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस की और इवन शॉर्टकट में ये कि डायरेक्टर हो गया। अब अगर मैं कुछ लिखता भी था नगमे तो मैं दूसरों के नाम से ही, जो मेरे पास आते थे उनके नाम से दे देता था, भले ही मुझे पसंद नहीं आते थे तो मैं खुद ही लिखता था। एक तो जो जानते हैं शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो कमेंट भी कर देंगे कुछ ना कुछ, मगर मैं भी नहीं चाहता कि वो सब बातें जो हैं आज उन किसी तरह का कोई राज फास हो जब इतने दिन चले गए। मगर एक चीज़ आपको मैं अपने नाम की बताता हूँ, वो क्या है। आप लोग, अगर आप लोगों के स्टेट में, किसी भी स्टेट में ईटीवी आता होगा तो ईटीवी पे सुबह का एक प्रोग्राम आता था अन्नदाता, और एक स्वीट सा गाना बजता था जो 14 साल बजा। आजकल बज रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, चूँकि ये अब रामोजी राव ने ये प्रोजेक्ट बेच दिया था, उसके बाद शायद वो बंद हो गया होगा। 14 साल हर सुबह अन्नदाता अन्नदाता मीत तुम्हारा अन्नदाता, वो मेरा ही लिखा हुआ गीत था, मोहम्मद सलामत से मैंने उसे गवाया भी था और वो ईटीवी पे 14 साल बजा। खैर बात ये नहीं कि इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ लिखा, नज़में, गज़लें, और इवन मैं चाहता था कि समाज में बेदारी, समाज में कुछ बदलाव या कुछ जो मैं जान पाया, पढ़ा लिखा। फिर हमने दूरदर्शन के साथ काम शुरू कर दिया और कुल मिलाकर ये है कि दूरदर्शन के साथ काम करने के पीछे की अलग कहानी थी। एक बड़ी फिल्म मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, मगर चूंकि मैंने ऐसे लोगों की फिल्म साइन कर ली थी कि मैंने उन लोगों को छोड़कर अज्ञातवास में वक्त गुजारना ज़्यादा मुनासिब समझा। मैंने उसको करियर को लात मार दी क्योंकि मैं किसी गलत आदमी के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। दूसरी गलती मेरी वो हुई, वरना मैं मतलब सिल्वर स्क्रीन से ही अपनी शुरुआत करने वाला था। अब ठीक है, जब मुझे दोबारा से फिर रिवाइज़ होना पड़ा और कोशिश करनी पड़ी कि भाई चलिए मैं जो है अब तो यही जानता हूँ और कुछ जानता नहीं हूँ, तो मैंने फिर दूरदर्शन के साथ शुरुआत की। फिर हमने बड़ी डॉक्यूमेंट्रियाँ, बहुत सारे सीरियल्स बनाए, बहुत कुछ किया। सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ चूँकि ये सब कमर्शियल एंगल आते थे और कमर्शियल से पैसे तो आ जाते थे, मगर जो एक अंदर एक सोच थी कि कुछ ना कुछ हम इस धरती पर आए, इस ज़मीन पर आए हैं, तो इस ज़मीन को कुछ दे के जाना चाहिए, लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए।
भले ही वो किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो। तो फिर मैंने एक रिसर्च और शोध और सब कुछ किया, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा, क्योंकि जब निर्देशक आप बनते हैं तो तब आप एक मुकम्मल दुनिया होते हैं। मुकम्मल दुनिया को आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुकम्मल दुनिया का यहाँ अर्थ ये होता है कि जब एक सिनेमा या फिक्शन लिखने वाला कोई भी राइटर होता है, चाहे वो नॉवेल फिक्शन लिखे या फिर वो फिल्म लिखे या फिर वो किताब लिखे, तो वो जब लिखता है तो वो एक पूरी दुनिया होता है। यानी जो आप फिल्मों में देखते हैं, जो एक प्रेमिका होती है, वो जो डायलॉग बोल रही होती है वो उसी मेल राइटर के लिखे होते हैं जो उस कहानी को लिख रहा होता है, और आपको लगता है कि ये वुमेन की प्रॉपर फीलिंग को लिख रहे हैं। जब आप वो कोई गुंडा कोई बात कहता है तो आपको लगता है ये प्रॉपर कोई गुंडा बात कर रहा है। जब आपको एक बच्चा बात करते हुए लगता है तो आपको लगता है कि ये बच्चा वाकई बच्चों की फीलिंग की बात कर रहा है, बूढ़े की बात कर रहा है। यानी पूरे दुनिया में अच्छे बुरे बहुत अच्छे, सूफी, दर्शन, हर चीज़ आप एक फिल्म के अंदर देखते हैं, वो एक कलम से लिखी जाती है और उसे लिखने वाला एक फिक्शन राइटर होता है। यानी कि वो दुनिया पर कितना शोध करता होगा, हर ह्यूमन फीलिंग को बारीकी से जानने की कोशिश करता होगा कि मैं हर बात को, औरतें कैसे सोचती हैं, महिलाएं इस उम्र में कैसे सोचती हैं, उस सिचुएशन में कैसे सोचती हैं, मेल कैसे सोचते हैं। यानी अपनी तो सोच सकता है मगर दूसरों पर भी गहरा शोध आपको करना पड़ता है, तब आप कलम उठाकर एक फिक्शन लिख पाते हैं। मैंने एक कहानी लिखी, उस कहानी का नाम था चीख बे आवाज़। और चीख बे आवाज़ में मैंने कोशिश ये की थी कि चीख बे आवाज़ की जो कहानी है, इस कहानी से मैं ये बताऊं कि अगर इंसान कभी जानवर की जगह पे जाकर इंसान को देखे तो उसको पता चले कि आखिर ये इंसान जो है वो जानवर की नज़र से कैसे दिखता है। यानी आप समझ गए होंगे कि हम इंसान को इंसान की नज़र से देखते हैं, मगर कभी इंसान को किसी दूसरे की नज़र से देखें तो फिर इंसान कैसे दिखता है, ये बात ज़रा सोचने वाली होती है। अब मैंने इसमें एक कहानी लिखी थी, फिर कभी मैं उस कहानी को दोबारा फिर शो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब नए संसाधन हैं, नई चीज़ें हैं, नई तकनीक है, वो और बेहतर बन सकती है और मैं उसको दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा। उसमें छोटी छोटी साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया है, कोशिश की है कि देखिए किस तरीके से क्या इंसान की फितरत क्या है। इसमें मैंने एक गाना लिखा था जो इसका थीम सॉन्ग था चीख बे आवाज़ फिल्म का। उसमें एक सूफ़ी होता है जो पूरी फिल्म में वो गाते रहता है इसको। मैं वो गज़ल, वो जो गीत था, मैंने आपको सुनाता हूँ कि मैंने वो क्या लिखा था और उसका मतलब क्या था। मगरूर न हो अपने मुक़द्दर पे वो इंसान, इसका तरन्नुम कुछ इस तरह से था, मगरूर न हो अपने मुक़द्दर पे वो इंसान, उस रब की निगाहों में बराबर है हर एक जान, मगरूर न हो। मतलब खैर मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो गाने की कॉपी मुझे कहीं मिली तो मैं दोबारा उसको लूँगा, नहीं तो फिर से इसको री रिकॉर्ड करूँगा। इस गाने को मैं पूरा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। मगरूर न हो अपने मुक़द्दर पे वो इंसान, उस रब की निगाहों में बराबर है हर एक जान, राई भी उसी की है, पर्वत भी उसी का है, जहर भी उसका ही और अमृत भी उसी का, चींटी भी तो एक जान है, हाथी है अगर जान, मगरूर न हो अपने मुक़द्दर पे वो इंसान। और बात मुद्दे की अब आती है, तू पेड़ परिंदों को सताता क्यों है। दोस्तों बड़े आप देखते हैं ना, बड़े शौक़ से जाते हैं, आपको जो दरख्त होते हैं, जो अच्छे किस्म के दरख्त होते हैं, उनको आप काटते हैं, पीटते हैं, अलमारी बनाते हैं, गेट बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, हर जगह उसको काट पीट के इस्तेमाल कर लेते हैं। परिंदों के साथ आप क्या करते हैं आप जानते हैं, जिन्हें आप पाल सकते हैं उन्हें पाल लेते हैं, जिन्हें आप काट सकते हैं उन्हें आप काट लेते हैं, जिनका जो आपके मतलब का नहीं होता है उसे उड़ा देते हैं। यानी कि आप तो दूसरों को बर्दाश्त ही नहीं करते। माफ़ कीजिएगा। तू पेड़ परिंदों को सताता क्यों है, मजबूर चरिंदों को रुलाता क्यों है। मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप चरिंदे मतलब चार पैरों वाले जानवर, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सब तमाम आप इनको अपने यहाँ पालते हैं, और आप करते क्या है,
एक उसकी उसकी उनको जो बच्चा पैदा होता है, उसको आप जो भी नाम दे लें, वो बच्चा पैदा होता है, वो उसका कोई खैर खा नहीं होता, वो कहीं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखा सकता, उसके लिए कोई सोसाइटी काम नहीं करती, उसके लिए कोई आप पर आवाज़ नहीं उठाते। जानवरों के लिए काम करने वाले भी इस काम के लिए मना नहीं करते जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो क्या है। यानी वो बच्चा जिसकी माँ के थनों में दूध जो है वो उसकी खुराक के लिए आता है, आप उसके थनों में थोड़ी देर के लिए उसके बच्चे को लगाते हो और जब उसके थनों में दूध आ जाता है तो सारा दूध आप चुरा लेते हो और उस बच्चे को दूर बांध देते हो, थोड़ा सा दूध देते हो। यानी जिसका पूरा हक था आप उसको पूरा भूखा मरने के लिए छोड़ देते हो। दूसरी चीज़ें जो वो नहीं भी खाना चाहता ज़बरदस्ती आप उसको खिलाते हो। नेचुरली तो उसे अपनी माँ के दूध पी के बड़ा होना था, क्योंकि आपके अपने बच्चे, आप खुद जो है अपनी माँ का दूध पीकर बड़े हुए, मगर आप उसको किसी तरह से उसका पेट भरने की दूसरी चीज़ों से कोशिश करते हो और उसके हिस्से का सारा दूध चुरा लेते हो और तुम कहते हो कि तुम मशरफुल मखलूक़ात हो, यानी दुनिया में तुमसे बेहतर कोई जीव है ही नहीं। वो बिना बोलते बच्चों का दूध चुरा कर कहीं मस्जिद में, कहीं मनार में, कहीं मंदिर में, कहीं खीर बनाकर पंडित जी को, कहीं मौलवी जी के लिए अच्छे व्यंजन बनाते हो और एक मासूम का दूध चुराते हो और तुम कहते हो तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। सोचना, अपनी शक्ल आईने में जरूर देखना, क्योंकि तुम सिर्फ उतना सच बोलते हो जितना तुम्हारे हित में है। जो सच जो तुम्हारे हित में नहीं, जो तुम्हें पसंद नहीं, वो तुम सच पसंद करते हो ना झूठ पसंद करते हो। तुमसे ज़्यादा सेल्फिश कोई है ही नहीं इस धरती पर, तुमसे ज़्यादा खोवा खेड़ी कोई है ही नहीं इस धरती पर। जो चीज़ तुम्हें पसंद आती है उसको तुम जो है रख लेते हो, काट लेते हो, पाल लेते हो, और जो तुम्हें पसंद नहीं आता उसको डिस्ट्रॉय करके फेंक देते हो। और तुम दुनिया में सिवाय बिगाड़ पैदा करने के कुछ नहीं करते। मगर मैं तुम्हारी सोच को नहीं बदल सका, मुझे अफसोस है। मैंने कोशिश की कि मैं सिनेमा से बदल दूंगा, मैंने कोशिश की कि मैं राइटिंग से बदल दूंगा, मैं साहित्य से बदल दूंगा। माफ़ करना, मैं उन पत्रकारों को भी आज एक पैगाम दे रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुने, जो मेरे से पत्रकारिता में कंपटीशन करते हैं। बच्चे हो आप लोग। मैं पत्रकारों को टाइम नहीं देता था, मैं उनको कहता था अपने प्रोडक्शन कंट्रोलर को कि 500 रुपये देके इनको बिठा देना है, मेरा टाइम ख़राब करेंगे, मुझे इनको इंटरव्यू अभी नहीं देना है। मैं पत्रकारिता पैसे कमाने के लिए करने नहीं आया था। मैंने जब देखा सिनेमा की इंडस्ट्री भी जो है नकली है, यहाँ भी लोग अपनी शोहरत के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ भी लोग जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी साबित करने की, आप में से बहुत लोगों को ये शिकायत है कि मैं अपने आप को बुद्धिजीवी समझता हूँ या बुद्धिजीवी कहना चाहता हूँ। अरे क्या कर दोगे तुम मेरा? तुमको पता है मैं तुमको भला बुरा कहता हूँ तो तुम मेरा सम्मान तो कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें आईना दिखाता हूँ तो तुम मुझे कुछ दे तो सकते ही नहीं है। ये कड़वी बात वो बोल सकता है जिन्हें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना शोहरत चाहिए ना दौलत चाहिए। जिसे तुमसे चाहिए वो तुम्हारी चमचागिरी भी करेगा, तुम्हारे लिए झूठ भी बोलेगा, तुम्हारे लिए सच के नजदीक भी नहीं जाएगा। ये सच भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी नस्ल ऐसी है। तो पत्रकारों, उन पत्रकारों को सुना रहा हूं खास तौर से जो, मतलब माफ करना मुझे गलत बात बोलनी चाहिए, कलम के मामले में अगर आते हैं तो कि एक साहित्यकार, एक फिक्शन, एक इमेजिनरी जो है लिखने वाले जो लोग होते हैं उनकी दुनिया अलग होती है। वो दर्शन शास्त्र होता है, उन्होंने दुनिया पर, समाज पर एक रिसर्च की होती है। और एक मामूली पत्रकार जो होता है वो मात्र चुगलखोर होता है, इसकी सुनता है उसको बोलता है, उसकी सुनता है इसको बोलता है, इधर से उठाता है उसको बुलाता है। अरे एक पत्रकार का एक साहित्यकार से क्या मुकाबला भाई। मगर मैं फिर भी इस पत्रकारिता की दुनिया में आया, आकर देखा बड़ी नंगी थी। मैं यहाँ ये करने आया कि सिनेमा से मैं कुछ ना बदल सका, साहित्य से मैं कुछ नहीं बदल सका, अच्छी कहानियाँ लिख के मैं कुछ नहीं, समाज की सोच को नहीं बदल सका। ठीक है, मैं ज़मीन में जाऊँगा, इनके साथ काम करूँगा, इनको बदलने की कोशिश करूँगा, इनको सच का वो आईना दिखाऊँगा जो अपने अपने लालच में इनके अपने मतलब माफ़ करना वो शब्द नहीं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने इनको घेर रखा है और इनको गुमराह कर रहे हैं और इनका इंसानों से पता नहीं क्या बना दिया है, उनमें से किसी तरह निकालने की कोशिश करूँगा। इसलिए पत्रकारिता करने आया, तुमसे चवन्नी मांगने में नहीं आया। मैं जब सिनेमा में गया तब भी एक बड़े उद्योगपति का बेटा था, मैं आज भी एक उद्योगपति हूं। कमर्शियल सिनेमा से मैंने पैसे कमाए हैं, मेरी एडवर्टाइज एजेंसी है, मैं एडवर्टीजमेंट से बहुत पैसे कमाता हूं। वो पत्रकारिता के पैसे नहीं है, वो मेरी एजेंसी है भाई, वो उससे पैसे कमाता हूं।
एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह कराता हूँ, बहुत सारी चीजें और भी हैं। मगर तुम्हारी, मैं ये बिल्कुल जरूरी था कि तुमको आईना, कम से कम अगर मैं ये प्रोफेशन छोड़ूं भी तो तुमको आईना तो दिखा के छोड़ूं, और खासकर उन शुद्ध भइयों को भी। तुम चुगलखोरी करते हो, करते रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुमको रोटी मिलनी चाहिए, तुमको पैसे मिलने चाहिए। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, मुकाबला करना बंद करो। मैं करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, बिना इस उम्मीद के कि आप लोग कभी मेरा समर्थन कर सकते हो। मैं अपनी कलम को जिंदा रखूंगा, किताबें लिखूंगा, जो आपके लिए अच्छा हो सकता है वो लिख के जाऊंगा, जितना मेरे से हो सकेगा करके जाऊंगा, और इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझे सिर्फ गालियां दोगे, क्योंकि अच्छाई तुम्हारे पल्ले में है ही नहीं। मेरी कहानी के बहुत से पहलू ऐसे हैं, अगर जानोगे तो हिल जाओगे। खैर छोड़ देते हैं, आज इस कहानी को यही ख़त्म करते हैं। मुझे लगा कि मुझे ये सब बातें आपसे शेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारी गॉसिप शुरू हो गई हैं। खुदा हाफिज़।